भारत के संविधान में अलग अलग संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसी में एक इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन का दो काम है। पहला है वोटर लिस्ट तैयार करना, वोटर मतदाता सूची तैयार करना, और दूसरा है चुनाव कराना। इन दोनों काम में से पहले काम कौन सा होना चाहिए? जोर से बोलिए जरा। पहले वोटर लिस्ट तैयार होगी, फिर इलेक्शन होगा। अब सामान्यतया होता रहता है, जब जब जो ये 18 साल का व्यक्ति हुआ वो वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाता रहता है। वोटर बनने के लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए। पहला, वो भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसी एरिया में रहता हो। और तीसरा, उसकी उम्र 18 साल हो चुकी हो। स्वाभाविक सी बात है, इसका मतलब रेजिडेंस प्रूफ दिखाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, उसी एरिया में रहते हैं, डोमिसाइल प्रूफ दिखाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, और 18 साल की उम्र हो चुकी है ये सिद्ध करने के लिए भी कोई डॉक्यूमेंट चाहिए। तो कुल मिला के वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए 3 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। अब ये सतत प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन इस बीच में समझ में आया कि भारत में ऐसे लोग भी वोट कर रहे हैं जो इस दुनिया में नहीं है, और उनकी संख्या हजारों में नहीं है, उनकी संख्या लाखों में नहीं है, उनकी संख्या लगभग करोड़ में हो चुकी है। मतलब दुनिया के कई देशों की पॉपुलेशन अरब में है, और हमारे यहाँ फर्जी और घोस्ट वोटर की संख्या, भूत वोटर जो है नहीं दुनिया में, केवल इलेक्शन के समय आते हैं, वोट देते हैं और चले जाते हैं, उनकी संख्या लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा है। दूसरा, ऐसे बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जिनका भारत के अंदर 2-2, 3-3 जगह नाम चल रहा है। बिहार में भी है, दिल्ली में भी है, दिल्ली चले गए बंगाल, बंगाल में भी है, बंगाल चले गए गुजरात, गुजरात में भी है। वो जहाँ जाते हैं ना अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लेते हैं, पीछे वाला कटवाते नहीं। क्योंकि हमारे पास आज तक वोटर लिस्ट आधार से लिंक नहीं हुई, तो सरकार को पता ही नहीं चलता है कि एक व्यक्ति का कितना वोटर आईडी है। और तीसरा जो सबसे खतरनाक है वो है फॉरेनर, वो है विदेशी। भारत डेमोक्रेटिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, तो चुनाव किसको करना चाहिए, भारत के लोगों को या विदेशियों को? भारत के लोग। लेकिन यहां बहुत बड़ी संख्या में विदेशी भी चुनाव कर रहे हैं। विदेशी तय करते हैं कि कौन सांसद बनेगा, कौन विधायक बनेगा। मैंने 2017 में PIL फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें मैंने राज्यवार आंकड़े दिए थे, और उसमें बाबूजी बताया था कि 5 करोड़ घुसपैठिए भारत में रहते हैं। इसमें कुछ पाकिस्तान के हैं, कुछ अफगानिस्तान के हैं, कुछ म्यांमार के हैं, लेकिन जो ज़्यादा संख्या है वो बांग्लादेश की है, और वो संख्या 5 करोड़ हो गई है। अब सवाल ये है कि ये 5 करोड़ आए कैसे? क्योंकि 2025 के पहले तक भारत में घुसपैठ नियंत्रण के लिए अंग्रेजों वाला 1946 वाला कानून चल रहा था, और ये कानून इतना बढ़िया है कि हमसे ज़्यादा बांग्लादेशियों को पता है कि भारत का कानून बहुत बढ़िया है। ऐसा है कि एक बार कैसे करके चोरी से इंटर कर जाओ, नदी के साथ इंटर कर जाओ, नाव से इंटर कर जाओ, पेड़ पे चढ़ के इंटर कर जाओ, ट्रेन में कैसे भी करके एक बार भारत में चले जाओ, उसके बाद मानवाधिकार के नाम पे आपको वहाँ पे आराम से मकान भी मिलेगा, दुकान भी मिलेगा, खेत खलिहान भी मिलेगा। आपको बाद में धीरे धीरे करके सारे डॉक्यूमेंट बन जाएंगे। भारत में जो SIR की ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि जो मैंने अभी PIL किया SIR के ऊपर, उसमें मेरा अनुमान था, जो मैंने आंकड़े इकट्ठे किए थे, कि लगभग 5 करोड़ फर्जी वोटर हैं, और इस 5 करोड़ फर्जी वोटर में से 3 करोड़ विदेशी हैं। 3 करोड़ विदेशी हैं। सांसद और विधायक के चुनाव का फैसला 20,000, 30,000, 40,000 से वोट से होता है, और कई विधानसभाओं में इनकी संख्या 40-40 हज़ार है। कई लोकसभाओं में इनकी संख्या 1-1 लाख है, और ये जिधर वोट कर दे रहे थे उधर चुनाव चला जा रहा था। अभी बिहार में 65 लाख फर्जी वोट काटे गए, और वोट और जीत और हार का फैसला आप निकालिए तो इससे पता चलता है कि अगर बिहार में ये 65 लाख फर्जी वोट नहीं कटे होते तो बिहार का चुनाव परिणाम कुछ अलग होता। इतना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं।
हमने जब रिसर्च किया तो पता चला बिहार के जो 243 विधानसभा हैं, हर विधानसभा में मिनिमम 10,000 के आसपास वहां घुसपैठी है। और विधायक का जीत हार का कितना डिफरेंस होता है? 8,000, 5,000, 4,000, कई बार तो 500, 1,000 वोट से भी होता है। तो ये बड़े प्लान्ड वे में यहाँ आ रहे थे। आने का मूल कारण फॉरेनर एक्ट महा घटिया, दूसरा हमारा भ्रष्टाचार विरोधी कानून बहुत घटिया है। मेरा सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी में कार्यक्रम था बाबूजी, मैं वहां गया, खुला रेट 2,000 रुपए में घुसपैठिए आते हैं, 500 रुपए में गाय जाती है। बॉर्डर का खुला रेट पर घुसपैठिया 2,000 अंदर, और जितनी गाय यहां से जाती है 500 रुपए पर गाय। एक बार अंदर आ गए तो उनको दूसरा कानून मदद करता है, यह आधार एक्ट। हमने कानून तो बना दिया आधार एक्ट, लेकिन इसमें फर्जी आधार बनाने और फर्जी आधार बनवाने को हमने सीरियस क्राइम डिक्लेयर नहीं किया। इस आधार एक्ट में यह लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति, वो पाकिस्तानी हो, अफगानिस्तानी हो, म्यांमार का हो, भूटान का हो, बांग्लादेश का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, कनाडा का हो, कोई भी व्यक्ति हो जो भारत में 6 महीने रह लिया, उसको आधार मिल जाएगा, मात्र 6 महीने। और 6 महीने रह गया है भारत में, 6 महीने से रह रहा है, इसको कौन प्रूफ करेगा? इसको प्रूफ करेगा लोकल पार्षद और प्रधान। पार्षद और प्रधान का चुनाव कितने वोट से जीत हार होती है? जरा जोर से बताइए। 50 वोट, 100 वोट, 150 वोट से। यानी आज जो पार्षद है उसको अगला चुनाव जीतना है तो अपने मोहल्ले में वो 200 अगर घुसपैठियों को बसा ले और 200 घुसपैठियों का डॉक्यूमेंट बनवा दे, अगली बार उसका प्रधानी तय, अगली बार उसका पार्षद बनना तय। ये बड़ा प्रॉफिटेबल काम। तो आधार का उपयोग हुआ, इसमें केवल कंडीशन एक ही है कि 6 महीने रहना चाहिए। लिखेगा कौन? पार्षद और प्रधान, वो लिख के दे देते हैं। जैसे ही उनका आधार बना, अच्छा आधार बनाता कौन है? कोई गवर्नमेंट संस्था बनाती नहीं, कहीं पोस्ट ऑफिस में तो बनता नहीं, कहीं तहसील में तो बनता नहीं। आधार बनता है कॉमन सर्विस सेंटर पे। अब कॉमन सर्विस सेंटर पे आधार का जो सामान्य व्यक्ति बनवाएगा तो 100 रुपए, और जब बांग्लादेशी बनवाता है तो कितना देता है? वो 2,000 रुपए। तो कमाई का जरिया कहाँ है? वो विदेशी वाला आधार बनाए या भारत वाला आधार बनाए? जोर से बोलिए जरा। तो कॉमन सर्विस सेंटर चलाने वाले के लिए भारत के लोग आए तो कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, बांग्लादेशी रोहिंग्या आए तो उनका बढ़िया दुकान चलेगी। तो कॉमन सर्विस सेंटर पे 2-2 हजार में आधार बन रहा है। भ्रष्टाचार इतना चरम पे है कि जैसे उसके पास आधार आया, उस आधार को लिया, तहसील के दलाल को पकड़ा, 2,000 रुपए में उसने राशन कार्ड बना दिया। और जैसे ही उसके 2 डॉक्यूमेंट हुए, उसने फिर नगर निगम के दलाल को पकड़ा, फिर उसने 2,000 रुपए लिया, बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे दिया। और जब उसके पास 3 डॉक्यूमेंट हुए, आरटीओ ऑफिस के दलाल को पकड़ा और घर बैठे बैठे 4,000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस। और जब उसके पास 4 डॉक्यूमेंट हो गए तो जिस प्रधान ने ये लिख के दिया था 6 महीने से यहां रह रहा है, पार्षद ने लिखा था 6 महीने से यहां रह रहा है, उसको 4 डॉक्यूमेंट पकड़ाया। उस पार्षद प्रधान ने, वोटर लिस्ट रिव्यू हो रही थी, बोले तू नाम भैया इसका नाम जोड़ो, देखो इसके पास तो 4-4 डॉक्यूमेंट है। तो किसी विदेशी को भारत का नागरिक बनने के लिए कुल लागत कितनी आई? 12 से 15 हजार रुपए। 12 से 15 हजार में उसने 5 से 6 डॉक्यूमेंट बनवा लिए और वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया। उसके बाद उसने वोट दे लिया और वोट देने के बाद साल भर में लगभग 5 लाख रुपए का उसको फायदा मिल गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3.5 लाख का मकान मिल गया। बच्चों को इस सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दिया, उसको वजीफा मिलने लग गया। 5 किलो पर हेड चावल मिलने लगा, तो 10 आदमी है तो 50 किलो, यानी 1 बोरी चावल, 1 बोरी आटा हर महीने मिलने लग गया। तो वो विदेशी व्यक्ति जो भारत का नहीं है, उसने कुल उसकी लागत कितनी आई? पर हेड आई 12 से 15 हजार, 4 से 5 डॉक्यूमेंट बनवाने की। और उस डॉक्यूमेंट के सहारे वो लोन ले रहा है, वजीफा ले रहा है, प्रधानमंत्री आवास ले रहा है, केंद्र की सरकार का फायदा उठा रहा है, राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा उठा रहा है। और धीरे धीरे चूंकि वोटर लिस्ट में नाम जुड़ चुका है, तो पर्टिकुलर जिसको वोट दे रहा है वो उसके संरक्षण में खड़े हो गए हैं। ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया था। इसीलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया। हमें खुशी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, इलेक्शन कमीशन के अलावा सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया। दुर्भाग्य है कि इस देश में SIR न हो और हमारी PIL डिसमिस कर दी जाए, उसके लिए 20 पिटीशन आई। कांग्रेस के KC वेणुगोपाल सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, करें SIR नहीं होना चाहिए। RJD के सांसद मनोज झा कह रहे हैं SIR नहीं होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में।
टीएमसी के महुआ मित्रा सुप्रीम कोर्ट में खड़ी होकर ही एसआईआर नहीं होना चाहिए। भारत के भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री, भूतपूर्व गृह मंत्री, भूतपूर्व विदेश मंत्री, ऐसे बहुत सारे विदेश भूतपूर्व कैबिनेट मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर दलीलें दे रहे हैं कि एसआईआर नहीं होना चाहिए। ले दे के एक तरीके से घुसपैठियों को कवर फायर देने के लिए एसआईआर का विरोध किया जा रहा है। ये एसआईआर होना चाहिए, यह रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कहता है। एसआईआर होना चाहिए, यह भारत का संविधान कहता है। तो वो न संविधान को मान रहे हैं न कानून को मान रहे हैं, कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। फिर आई बात की कितने डॉक्यूमेंट हैं। इलेक्शन कमीशन ने 11 डॉक्यूमेंट कह दिया, भाई 11 डॉक्यूमेंट दिखाओ। तो वो लोग टिक गए कि नहीं 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 जी, आधार जरूरी होना चाहिए, आधार 12वां डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जानते हैं आधार, क्योंकि किसी के पास अगर कुछ नहीं है तो चलेगा, लेकिन आधार तो बन ही जाता है, क्योंकि कानून खुद ही कह रहा है कि जो विदेशी आधार बनवा लेता है। ये ग्रेजुअली भारत के कई राज्यों में, कई विधानसभाओं में विदेशी डिसाइड करने लग गए कि पार्षद कौन बनेगा, प्रधान कौन बनेगा, सांसद कौन बनेगा, विधायक कौन बनेगा। यह हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है। यह फर्जी वोट जो 5 करोड़ से ज़्यादा है, ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर चुके हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने इस प्रक्रिया को शुरू किया है। पहले बिहार में हुआ, अनुमान था 25 लाख फर्जी वोटर होंगे, वहाँ 65 लाख हुए। मुझे लगता है बंगाल में ये संख्या और भी ज़्यादा जाएगी, असम में शायद हो सकता है, क्योंकि बॉर्डर के स्टेट है ना। बिहार तो फिर भी थोड़ा अंदर है, हमारा बंगाल, हमारा असम, हमारा त्रिपुरा, ये सब बॉर्डर के स्टेट है। और बंगाल और भारत की जो, बांग्लादेश और भारत की सीमा ऐसी है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे अपने आप ITS के गेट से बाहर निकलते हैं तो सड़क क्रॉस करते हैं तो भी मोहन नगर, सड़क क्रॉस करते हैं तो भी मोहन नगर, लेकिन वहाँ ऐसा है कि सड़क से उधर जाइए तो बांग्लादेश, इधर आइए तो भारत, ऐसी सिचुएशन है। बहुत जगह ओपन है पूरा। तो इस प्रक्रिया से केवल वोटर लिस्ट का ही शुद्धिकरण नहीं होगा, केवल डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होगी, केवल फर्जी वोट ही कम नहीं होगा, बल्कि हमारी संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा होता जा रहा था। स्वाभाविक सी बात है, हमारा कल्चर अलग है, हमारा तरीका अलग है, हमारा जीवन जीने की शैली अलग है, सब कुछ है। और जो फॉरेनर यहाँ आ रहे थे, और चूंकि उनके वोट के दम पे लोग पार्षद बन रहे थे, उनके वोट के दम पे लोग प्रधान बन रहे थे, उनकी 2-3 हज़ार वोट या 5 हज़ार वोट या 10 हज़ार वोट जिधर जा रही थी उधर इलेक्शन का परिणाम आ रहा था, तो वो लोग कहीं ना कहीं लगातार उनको बसाने के लिए उनकी मदद करते जा रहे थे। बहुत सारे ऐसी जगह आए, जैसे रायबरेली, बाबूजी रायबरेली में 19,500 फर्जी डॉक्यूमेंट पाए गए हैं। 19,500, ये सोचिए, एक जिले में 19,500। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 19,500, और अभी तक मिल चुका है, हो सकता है बाद में और भी मिले। तो भारत में 800 जिले हैं, क्या कितनी संख्या निकलेगी, कैसे कितना बड़ा आंकड़ा होने वाला है। तो इलेक्शन कमीशन का जो निर्णय है स्वागत योग्य है। इनफैक्ट कुछ एक जगहों पे, खासतौर पे बंगाल में BLOs को धमकाया भी जा रहा था बॉर्डर एरिया में। कल मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को वो बात भी बताई। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जब इलेक्शन होता है तो पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला इलेक्शन कमीशन के पास होता है। जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है तो कलेक्टर, कप्तान, थानेदार, तहसीलदार, SDM सब कुछ इलेक्शन कमीशन के अंडर में आ जाते हैं। चूंकि ये SIR भी इलेक्शन का ही पार्ट है। अगर ये SIR सफल नहीं होगा तो इलेक्शन सफल नहीं होगा। अगर पूरी तरीके से शुद्धिकरण नहीं होगा वोटर लिस्ट का तो ठीक से इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आएगा। और चूंकि बंगाल की सरकार लगातार इसका विरोध कर रही है, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में विरोध कर रही है। मेरी PIL पे सभी राज्य सरकारों को नोटिस हुआ, किसी ने विरोध नहीं किया, केवल तमिलनाडु ने विरोध किया, केरल ने विरोध किया और बंगाल ने विरोध किया। तो जहां राज्य सरकार SIR का विरोध कर रही है, वहां राज्य सरकार का प्रशासनिक अमला ईमानदारी से कैसे SIR करेगा, ये अब चिंता की बात है। इसलिए जब तक SIR की प्रक्रिया चल रही है तब तक वहां पे पूरा का पूरा जो प्रशासन है वो भी इलेक्शन कमीशन के अंडर में आना चाहिए, जिससे BLOs को जो धमकाने की कोशिश हो रही है, डराने की कोशिश हो रही है, वो बंद हो। देखते हैं अगले परिणाम पे, शायद 9 तारीख को फिर से सुनवाई होगी, क्या रिजल्ट निकल के आता है। लेकिन ये मान के चलिए इस SIR के बाद देश की राजनीति काफ़ी कुछ साफ हो जाएगी, काफ़ी कुछ पॉलिटिकल पोल्यूशन कम हो जाएगा इस
SIR के बाद। काफ़ी कुछ वाद विवाद अलग अलग जो विषयों पे चलते रहे उसमें भी कमी आएगी। और एक बार जब घुसपैठियों को लगेगा कि यार अब यहाँ अपना कुछ होने वाला नहीं, अब तो यहाँ से भागना पड़ेगा, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में रोजगार भी डेवलप हो जाएगा। आज की डेट में जो बाहर के लोग हैं वो हमारे हिस्से का भोजन कर रहे हैं, हमारे हिस्से का पानी पी रहे हैं, हमारे हिस्से का रोजगार ले रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, अगर आपके गाजियाबाद में आपके खोड़ा में 10,000 घुसपैठिए हैं और वो लेबर का काम कर रहे हैं, मजदूर का काम कर रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, तो अगर वो 10,000 चले जाएंगे तो वो 10,000 की यहाँ के लोगों को काम मिलेगा, यूपी के लोगों को काम मिलेगा, बिहार के लोगों को काम मिलेगा, बंगाल के लोगों को काम मिलेगा। हमारे देश में ऐसा तो है नहीं कि बेरोजगारी खत्म हो चुकी है, हमारे यहाँ बहुत रोजगार है, बहुत बेरोजगार है। तो ये जब बाहर निकलेंगे तो उससे देश में जो बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान होगा, वो इसका अगला स्टेप होगा। इतनी बात मुझे कहनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया।